वाह क्या आईपीओ है। तो वाह के आईपीओ में हम बातचीत करेंगे आज कई सारे मेहमानों से। शरद सर से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए शरद सर को हमने ब्रेक दिया है, वो भी अब थोड़ा आराम करें। लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, पहले जरा हम उनसे चर्चा कर लेते हैं, फिर शरद सर से बातचीत करेंगे। शौर्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो पहले शौर्य, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनातन टेक्सटाइल की मैनेजर मौजूद है, समीर दत्तानी सर हैं और परेश दत्तानी सर हैं। उन दोनों से हम बातचीत करेंगे उनके नंबर्स को लेकर भी, लेकिन पहले कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स आईपीओ को लेकर वो ज़रा चर्चा कर लीजिए शौर्य से। तो शौर्य, सनातन टेक्सटाइल आईपीओ को लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास, फिर हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, सनातन टेक्सटाइल की अगर बात करें तो आज कंपनी का आखिरी दिन है। प्राइस बैंड है 305 से लेकर 321 का। टोटल इशू साइज है 550 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो अभी 7.14 टाइम भर चुका है। रिटेल का 5.29 टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 11 गुना और QIB 7 गुना भरते हुए नजर आया है। और इसमें ग्रे मार्केट में कहें तो 10 से 12% का ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी कमांड कर रही है। कंपनी का काम है, जैसे नाम है, टेक्सटाइल का काम है, लेकिन कॉटन, यार्न और टेक्निकल टेक्सटाइल तीनों ही बनाने की वन ऑफ द फ्यू फर्म्स जो तीनों ही सेगमेंट से बनाती है, जिस वजह से अल्टीमेटली कई सारे सेक्टर्स के एंड प्रोडक्ट्स को कैटर करने में मदद रहती है इसे। तो ये तमाम बेसिक डिटेल सनातन टेक्सटाइल की आपके सामने शौर्य रखी है। अब इस डिटेल के ऊपर हम डिटेल में ज़रा चर्चा करते हैं, और हमारे साथ कंपनी के दोनों टॉप मैनेजमेंट मौजूद है। समीर दत्तानी सर भी हैं और परेश दत्तानी सर भी हैं। आप दोनों को नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में, और आप दोनों को ही एक बार फिर से शुभकामनाएं आपके आईपीओ खुलने को लेकर और एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन नंबर सोफर देखने के लिए। परेश सर, शुरुआत में आपके साथ करूंगा। जो नंबर्स हमने देखे हैं, जिस तरह की कंपनी का कामकाज है, टेक्सटाइल क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड है कि उसमें यान भी आता है और उसमें क्लोथिंग भी आता है और उसमें रिटेल भी आता है, सो इतनी सारी डिटेल में तो चर्चा नहीं हो सकती। आप ही शुरुआत से समझाइए कि कंपनी का बेसिक कामकाज क्या है, पहला, और दूसरा कौन कौन से एरियाज में कंपनी ऑपरेट करती है और कैसे कैसे कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपैंड किया है। गुड आफ्टरनून। सनातन टेक्सटाइल्स में हम यार्न्स बनाते हैं। हमारा 77% रेवेन्यू पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न से आता है, 18% ऑफ द रेवेन्यू हमारा कॉटन यार्न से आता है, और 5% रेवेन्यू हमारा यार्न्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल से आता है। ये हमारे 3 वर्टिकल्स है जिसके ऊपर हम यार्न बना के हमारे डाउनस्ट्रीम कस्टमर्स ऑल अक्रॉस इंडिया और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, जिसको हम सप्लाई करते हैं। जी, तो एक चीज़ और, जो दूसरा सवाल है वो मैं लेना चाहूँगा समीर सर से। तो समीर सर, कंपनी जो फंड रेज कर रही है उसमें करीब करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है, और हाल फिलहाल के ज़्यादातर आईपीओ में फ्रेश इशू कम ही दिखता है, OFS ज़्यादा दिखता है। तो अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी के अंदर भी बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है। सो इस रकम का इस्तेमाल कंपनी किस तरह से करने वाली है? नई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, नया डिमांड को आप केटर करने जा रहे हो, कोई प्लांट विजिट, कोई प्लांट का एक्सपेंशन है, कैसे इसका इस्तेमाल होगा? So currently, as per FY24, company net debt free थी, and we are going through an expansion. अगले साल अप्रैल 2025 में हमारा नया प्लांट शुरू हो जाएगा, जहाँ पे हम पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न बनाने वाले हैं। Currently we make 200,000 टन, 2 लाख टन पॉलिएस्टर का यार्न हम बनाते हैं करंट फैसिलिटी में, और नई फैसिलिटी में हम एडिशनल नया 2,55,000 टन बनाएंगे फर्स्ट फेज में, और 1 लाख टन और ऐड करेंगे उसके अप्रोक्सीमेटली 1 साल बाद। ये पूरा प्लान है। और जो 400 करोड़ का हमारा प्राइमरी है, उसमें 300 करोड़ हम लोन रीपेमेंट करेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी सारी फंडिंग इस प्रोजेक्ट के लिए टाई अप कर ली है, बिकॉज द प्रोजेक्ट, लाइक आई सेड, ऑलमोस्ट शुरुआत होने वाली है अप्रैल में। और 100 करोड़ वी विल यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड फॉर वर्किंग कैपिटल मार्जिन्स। ओके जी सर, अगर आपने बोरोइंग की बात करी है तो अगर बोरिंग पे नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि आपका मार्च 23 में बोरिंग काफ़ी कम हो गई थी, फिर अब इस साल बढ़ गई, और फिर अगर पिछले 6 महीने में देखें बोरिंग अच्छी खासी बढ़ी है। अब आप जो पैसा उठा रहे हैं बोरिंग को रिपे करने के लिए, लेकिन जो बोरिंग बेसिकली करी थी वो किस पर्पज़ के लिए थी मेनली? क्या आपको लॉन्ग टर्म कैपेक्स था, या फिर उसमें जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है डे टू डे उसके लिए आपने बोरिंग करी थी? नहीं, हमने जो भी बोरिंग किया है वो कैपेक्स के लिए किया है। जो हमारा अभी, जैसे सभी ने बताया, हमारा जो नया प्रोजेक्ट जो चालू हो रहा है, जो अप्रैल 2025 में शुरू हो जाएगा, और इसके लिए हमने पूरा बोरिंग किया है। करंट फैसिलिटी के लिए हमने कोई बोरिंग नहीं किया, ना तो वर्किंग कैपिटल के लिए, ना कोई कैपेक्स के लिए। ओके,
समीर सर, एक चीज़ पूछनी थी कि FY22 से लेके FY24 के बीच में एबिटा के अंदर एक बड़ा ड्रॉप हमने देखा है, डबल डिजिट से वो सिंगल डिजिट की तरफ पहुंचा है। ऑब्वियसली उसके बीच में कोविड का डिमांड भी रहा है और बाकी रिवाइवल का इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। सो जो कंपनी का कंफर्टेबल एबिटा का नंबर है वो क्या होगा, पहला पार्ट। दूसरा, ये जो ड्रॉप आया था इसको कैसे आपने मिटिगेट किया, किस तरह से इसको आप बेटर साइड पे लेके जा रहे हो? एवरेजली अगर आप देखें लास्ट 3 ईयर का एवरेज इबिटा मार्जिन देखिए, अगर 5 साल का भी देखें या 7 साल का भी अगर आप एवरेज उठाते हैं तो ये करीब 10.5-11% के बीच में आता है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव कंसिस्टेंटली कंफर्टेबली बीन एबल टू अचीव फ्रॉम द करंट सिलवासा फैसिलिटी। 2022 जो आपने सही कहा, एक कोविड के बाद का एक पेंट अप डिमांड ईयर था, और उसके बाद जो ड्रॉप आया था वाज टू डू विद जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जहां सारे बिजनेसेस और खास करके एक्सपोर्ट्स में काफी दिक्कत हुई थी फॉर द एंटायर टेक्सटाइल चेन। जी नहीं तो उसी का ये फॉलोअप है सर कि क्या रेवेन्यू का जो ड्रॉप था वो भी इसी वजह से ही देखने को मिला था, और रेवेन्यू का जो नंबर है क्या उसको भी आप लोग अब स्ट्रीमलाइन कर चुके हो, क्या कंफर्टेबल नंबर है वहां पे? Revenue we have streamlined. हमारा average revenue in the current capacity is about 3,100 crores per annum in the current capacity, and we are using the capacity at more than 95% production efficiency now. परेश सर, अगर हम आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल को देखें तो जो आपका इन्वेंटरी टर्नओवर डेज है, टोटल साइकिल है, वो पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उसके पीछे की बेसिक रीज़न क्या है? क्या ये माने कि आपका जो है इंटीग्रेटेड बिजनेस है, सप्लायर से लेकर कस्टमर सबसे लॉन्ग टर्म रिलेशंस है, तो क्या वो आपकी हेल्प करता है पूरे सप्लाई चेन को समझने में? क्या ये रीज़न है, कुछ और है कि आप अपने पीयर्स के मुकाबले इतने कम वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज पे काम कर रहे हैं? ये इसलिए है कि हमारा जो आपने जो सही कहा है कि जो हमारा रिलेशंस है विद द कस्टमर्स वो बरसों से है। हमको हमारा पूरा मटेरियल प्लेसमेंट इस तरह से किया गया है कि हम कोई रॉ मटेरियल होल्डिंग है वो भी हम लिमिटेड 10 से 12 दिन रखते हैं। हमारा क्रेडिट साइकिल करीब 15 से 20 दिन का है, और हमारा रॉ मटेरियल इन ट्रांजिट करीब 20 दिन का रहता है। जी। तो समीर जी, एक चीज़ और पूछूंगा, क्योंकि एक तरफ आपके पास सारे मार्की क्लाइंट हैं, पेज इंडस्ट्रीज जैसा क्लाइंट है, वेल्सपन जैसा क्लाइंट है, ऑल मार्की नेम्स आप ऑलरेडी केटर कर रहे हो। दूसरी तरफ हम एज एन इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन में कि बांग्लादेश और चाइना का जो ऑर्डर का रिपल इफेक्ट है वो भी हमें मिल रहा है। अगर वहाँ कुछ भी टर्मोइल्स आ रहे हैं तो इंडियन मार्केट उसको कैच कर रहा है। सो क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री में हो, बहुत सालों से हो, परेश सर वेटरन है, सो इतनी सिचुएशन में कैसे आप डिमांड को चेज करोगे, या कैसे आपके लिए नया क्लाइंट एडिशन होगा? तो बांग्लादेश का जो सिचुएशन है विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर टेक्सटाइल चेन। इसका इमीडिएट एडवांटेज गारमेंट एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा जो हमारे कस्टमर्स हैं। हम खाली यान धागा बनाते हैं, बट वी सप्लाई टू ऑल दीज डिफरेंट गारमेंट्स एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री। So our customers are going to benefit from this Bangladesh opportunity, which is a huge opportunity because दुनिया में सब लोग अभी एक alternate supplier ढूंढ रहे for Bangladesh, and India is definitely a strong contender for the same. Along with that, जो PLI गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है for man-made, उसके कारण भी जो ग्रोथ आ रहा है नेक्स्ट 2-3 साल में, 11,000 करोड़ का PLI अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स मैन-मेड टेक्सटाइल्स, एंड काफी अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला है। 9,000 करोड़ के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला है, और ये सारा नया इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 2 साल में इंडिया में होगा। ये सब चीजों के लिए एक्स्ट्रा यान रिक्वायरमेंट रहेगी। जी समीर साहब, मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉलोअप क्वेश्चन समझ लीजिए। आप जो है 3 अलग अलग इंडस्ट्री में हैं, जिस वजह से आप बहुत ही वाइड एंड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो मार्केट शेयर है 1.7% ही है पूरी इंडस्ट्री में। तो आप जब इतने वाइड इंडस्ट्री को करते हैं तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आप क्या कदम देखने को कर रहे हैं? We supply to many industries, Shaurya, like you correctly said. हमारा बहुत ही वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो एक स्ट्रेंथ है, हमारी एडवांटेज है, एंड हम बहुत सारे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को हमारा धागा सप्लाई करते हैं। मार्केट शेयर इज टू डू सिंपली विद द कैपेसिटी। तो जैसे ही हमारा नया प्रोडक्शन शुरू होगा, पंजाब में जो नई फैसिलिटी वो शुरू होगी, तो हमारी मार्केट शेयर भी ग्रो होगी। आज हम 2,22,000-23,000 टन यान बनाते हैं तीनों सेगमेंट मिला के, और अगले 3 साल में ये 5.5 लाख टन से ज्यादा हो जाएगी हमारी कैपेसिटी। सो दैट विल ऐड टू आवर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। तो परेश सर, क्योंकि आप लोगों के लिए पॉलिस्टर यान जो है वो डोमिनेंट रेवेन्यू जनरेटर है सो फार, और आपकी क्योंकि डिमांड भी बहुत अच्छी है और धीरे धीरे करके बाकी मार्केट्स भी आप लोग ओपन अप कर ही रहे हो, सो इसका जो शिफ्ट है
पॉलिस्टर यान से और बाकी सेगमेंट की तरफ, ये हम कैसे देखेंगे आने वाले समय में? अगर आप इंटरनेशनली देखिए तो 70% वर्ल्ड ओवर पॉलिएस्टर यान है और 30% कॉटन पे है। हिंदुस्तान बिकॉज वी वर बेसिकली अपने कॉटन ग्रोइंग नेशन था, तो हम 30% पॉलिएस्टर पे थे और 70% मैनमेड पे थे। अभी हम 50% मैनमेड और 50% कॉटन पे है, और आगे जाते हुए मुझे ये दिखता है कि हम 70% वर्ल्ड की तरह 70% पॉलिएस्टर पे आ जाएंगे। सर अगर मैं आखिरी क्वेश्चन लें तो उसमें आपने बताया कि आपके मार्जिन जो है वो रिफ्लेक्ट हुए थे, पहले कोविड था, फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थे, जिससे जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल पर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपके इतने अच्छे रिलेशंस हैं सारे सप्लायर से, कस्टमर से, तो आप इन फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में आपके EBITDA मार्जिन पर असर ना पड़े इन फ्लक्चुएशन से? इसको हम कम करने के लिए ये कर रहे हैं कि अगर आपने देखा है कि एक चीज की कोविड के टाइम पे या कोविड के बाद मतलब जो फॉल आया है रेवेन्यू और इसमें आया है मार्जिन में बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बट हमने उस टाइम पे भी पूरा प्लांट चलाया है और पूरा माल हमने बेचा है और पूरा रेवेन्यू किया है। आगे जाते हुए इसी चीज को माइंड में रखते हुए हम हमारा जो नया फैसिलिटी ला रहे पॉलिएस्टर फिलामेंट यान का, जिससे हमारी पॉलिएस्टर फिलामेंट यान की कैपेसिटी मोर देन डबल हो जाएगी, वो हम पंजाब में ला रहे हैं। क्योंकि आज के दिन में जितना हिंदुस्तान में पॉलिएस्टर फिलामेंट यान बनता है सब वेस्ट में बनता है, और इसका जो 4 मिलियन टन जो बनता है उसका 25% माल नॉर्थ में बिकता है और वहां कोई भी सप्लायर नहीं है। सो इस प्लांट के आने से हमारा पूरा जो वहाँ बनेगा यान, वो पूरा नॉर्थ इंडियन मार्केट में पूरा कस्टमर को फैल जाएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। परेश सर आपका भी और समीर सर आपका भी, और एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया लिस्टिंग हो ऐसी उम्मीदें हम लगा रहे हैं, और जैसे ही लिस्टिंग होगी आपसे हम दोबारा फिर मिलने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। IPO को लेकर तमाम डिटेल आप मैनेजमेंट को सुन ही रहे थे, खुद ही उन्होंने किस तरह का गाइडेंस है, किस तरह की ग्रोथ आउटलुक है वो आपके सामने रखी भी है। करीब करीब ये IPO की जो बेसिक डिटेल है वो आपको शायद पहले ही बता चुके हैं शौर्य, और रफली 3-3.5 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब भी हो चुका है। चलिए ये तो रहा IPO का बेसिक खाका, मैनेजमेंट को सुन लिया। अब इस IPO में करना क्या है उसके लिए भी हमने आज 2 जानकारों को जोड़कर रखा हुआ है। शरद सर तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, शरद सर से हम आगे बातचीत करते रहेंगे। अरुण सर भी आज हमारे साथ मौजूद है क्योंकि एक लंबी सूची है, सो दोनों से ही बातचीत करना जरूरी है। पहले अरुण सर, आपकी राय सनातन टेक्सटाइल को लेकर। देखिए धंधा अच्छा है, ये कंपनी की सेकंड फाइलिंग है, और पिछले बार और इस बार में बड़ा फर्क ये है कि ये जो पंजाब फैसिलिटी ये लास्ट टाइम लगी नहीं थी, अब लग चुकी है। इसके कारण साइज ऑफ इश्यू, फ्रेश इश्यू का कंपोनेंट काफी छोटा हो गया है, क्योंकि अब इसके पैसे नहीं चाहिए। अगर आप मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट देखें तो एक सस्टेन्ड बिजनेस ये हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बाजार में एक जैसे कहते हैं रुचि टेक्सटाइल और यार्न और स्पिनिंग की तरफ नहीं है, शायद इसको बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिले। IPO फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन जो ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है और जो इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए अप्लाई करते हैं इसमें आप पैसा डाल सकते हैं। तो लंबी अवधि का निवेशक हैं तो आप इसमें पैसा जरूर डाल सकते हैं। शरद सर आप भी सेम सी राय रखते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए बिल्कुल मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था और यही देखना चाह रहा था कि जो लास्ट 23 से 24 में जो रेवेन्यू डिक्रीज आया और पैट में जो डिक्रीज आया उसके क्या रीजंस हैं, तो वहां देखिए कहीं ना कहीं जो वेंडर मैनेजमेंट है वहां पर उन्होंने इश्यूज डिस्कस किए। नाउ हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल 25 पे एनालाइज अर्निंग है उसको फुली प्राइसिंग किया जाए। पेड इक्विटी तो करीब 13.5 के आसपास का आस्किंग प्राइस है पी का, फाइनेंशियल 24 अर्निंग्स के हिसाब से 20 के आसपास का पी कमांड करता है, तो मुझे लगता है फुली प्राइसिंग है। और दूसरा अगर यान एज ए यान का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ पर एक डिग्रोथ इस साल लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिली है, जो अगले साल से दोबारा या इस साल अगले साल से आपको दोबारा एक अपटिक देखने को मिलेगा। उसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिल सकता है। मुझे लगता है कि चूंकि और दूसरे IPOs यहाँ पर है जो बेहतर है,
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि एक लैकलस्टर सा वो रहे, ओपनिंग रहे। तो अगर आप दूसरे आईपीओ को देखेंगे तो साथ में जिसको जो चल रहे हैं बड़े सेवेरस फार्मा देखिए, या फॉर दैट मैटर अवेंटिव हॉस्पिटैलिटी, या दूसरों को देखिए, ट्रांसरेल को देखिए, तो वहां पर मुझे लगता है ज्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन, ज्यादा अच्छा लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोनों ही जानकारों का एक मत कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप इसमें रहिए, छोटी अवधि में शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ना आता हुआ दिखाई पड़े। अब बाकी शुरुआत करते हैं बाकी आईपीओ की। यूनिमेक एरोस्पेस, यह आईपीओ का आज है पहला दिन, ये एक नया आईपीओ और खुला है। तो शौर्य जी दिखाइए शौर्य इसमें। जी वैसे तो बहुत लंबे लिस्ट है, इसलिए शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। बिजनेस मॉडल इसका इंटरेस्टिंग है तो आगे फिर डिस्कस कर लेंगे। अगर बेसिकली देखें यूनिमेक का बिजनेस मॉडल, तो वो एरोस्पेस और डिफेंस और सेमीकंडक्टर में प्रिसीजन इक्विपमेंट बनाता है, लेकिन ये बनाता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जैसे स्पेशलाइज डिज़ाइन चाहिए होता है वो प्रोवाइड कर पाता है, और इसी वजह से इसकी इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिट मार्जिन है। साथ में ऐसी उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, इसी वजह से उसके वैल्यूएशंस है वो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल आईपीओ के प्राइस से 92 के आसपास चल रहा था, पारस डिफेंस और डेटा पैटर्न्स के आसपास है। लेकिन क्योंकि प्रिसीजन इंजीनियरिंग भी बनाता है इसलिए इसको ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है 61% का। उसके बाद जो कंपनी का प्राइस हो रहा है वो रहा है 1265, उसके हिसाब से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बन रहा है 140, जो है आजाद इंजीनियरिंग के बराबर, जो एक और कंपनी है प्रिसीजन इंजीनियरिंग के आसपास। यानी मार्केट से अच्छा खासा प्रीमियम पे कमांड करते हुए दे रहा है क्योंकि अच्छी इंडस्ट्री में है और प्रिसीजन इंजीनियरिंग के काम में है। तो अरुण सर, यूनिमेक एरोस्पेस नया आईपीओ आज से खुला है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, फैंसी है इस टाइप के धंधे की, और जो इसका एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये जो मेंटेनेंस जो होते हैं एयरक्राफ्ट के, एमआरओ जिसे कहते हैं, उसके अंदर में जो आपको टूल किट्स लगते हैं जिससे कि आप इंजन का काम कर सकते हैं, रिपेयर वर्क कर सकते हैं, ये सब के टूल किट्स ये बनाता है। काफी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है, बहुत ही हाई प्रिसिशन का काम करती है। ये सब देखते हुए प्रमोटर ने या कंपनी ने कहीं पर भी जो प्राइसिंग मिल सकती थी उसे पूरी लेकर करी है, प्राइसिंग में कहीं ढील नहीं छोड़ी। बाकी जो कसर थी वो ग्रे मार्केट ने पूरा कर दिया है। जब इश्यू बंद होगी तो इसके अंदर में कुछ पागलपन का आपको रिस्पॉन्स दिखेगा, शेयर मिलने में बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं और आप खुशल या जो कहते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं आईपीओ मिलने में, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। नहीं तो भाव देखकर आप संतुष्टि कर सकते हैं कि भाई मैंने भी अप्लाई किया था, कुछ मिला नहीं। तो अगर आपको मिल गया तो आप खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको राय यहाँ पर दी भी गई है क्या करना चाहिए। शरद सर, आप भी क्या करना चाहिए अगर आपने देखा इसको, यूनिमेक एरोस्पेस को, क्या करें इसमें? देखा ना, देखिए 250 करोड़ का फ्रेश है, 250 करोड़ का ओएफएस है। आप देखिए तो जो बेसिकली एयरक्राफ्ट का प्रिपरेशन सिस्टम है उसके अंदर ये मैकेनिकल असेंबलिंग और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बनाते हैं और डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग करते हैं एयरपोर्ट के पार्ट्स की। इसमें आप देखेंगे तो 91 से 95% पिछले 3-4 साल में एक्सपोर्ट है, यूएस से जर्मनी, यूके वगैरह को एक्सपोर्ट है। ये इस साल में जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट ऑफ पैट ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले पूरे साल में पैट था 58 करोड़, इस साल फर्स्ट हाफ में 38 करोड़ का पैट है। रेवेन्यू एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप पोस्ट आईपीओ जो करंट पेड अप इक्विटी 23.8 करोड़ के आसपास की है, जो 25 करोड़ के आसपास की होगी, अगर अपर प्राइस बैंड को लेकर के चला जाए, मार्केट कैप करीब 4000 करोड़ के आसपास का कमांड करेंगे। तो अगर उसी जगह पे लिस्टिंग होती है, आप देखिए पोस्ट आईपीओ 15 का ईपीएस है। आजाद देखिए, डायनामेटिक टेक्नो देखिए, एमटार, डेटा पैटर्न वगैरह अच्छा कंपनियां है, पारस डिफेंस, वो सब इनके पीएस में आते हैं जो अच्छे पी पर ट्रेड कर रहे हैं, 140, 111, 136 वगैरह पी, तो उसके हिसाब से एडिक्वेटली प्राइस्ड है। मुझे लगता है बाजार इसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगा क्योंकि यूनिक बिजनेस है, एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है और एक अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिलना चाहिए, अच्छा लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छे लिस्टिंग गेन यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब बाकी आईपीओ जो ऑलरेडी खुले हुए हैं, इसमें आज सेकेंड डे है करारो इंडिया का, क्या करना चाहिए इसमें? पहले तो इसकी डिटेल रखिए आप शौर्य, क्या करें? जी बिल्कुल, करारो इंडिया अगर कारोबार की बात करें तो सिमिलर टाइप का एक कारोबार है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन इंडस्ट्री अलग है। वो एरोस्पेस और डिफेंस को करती है, तो ये कैटर करती है
ट्रैक्टर को, जो ऑफ रोड व्हीकल है उनके लिए कंपोनेंट्स बनाने के कारोबार में कंपनी है। कंपनी के अगर बेसिक डिटेल्स देखें तो भाई ज़्यादा नहीं भरा है, इतने सारे आईपीओ के मेले में इसे अभी तक सिर्फ 18% का ही सब्सक्रिप्शन मिलते हुए नजर आते हैं, यानी कोई ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। और ग्रे मार्केट में भी 0 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। तो क्या किया जाए, करारो इंडिया के आईपीओ को लेकर कैसा रिस्पांस? करीब 20 से लेकर 24 रुपये, 20 से 24 के बीच में इसका खुला रहेगा और आज सेकंड डे है। सो अरुण सर, क्या करा जाए? सब्सक्रिप्शन के नंबर्स बहुत इंकरेजिंग नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? देखिए, इशू काफी महंगी है और इसे कंपेयर किया जा रहा है एस्कॉर्ट्स और एक्शन कंस्ट्रक्शन से, जो ट्रैक्टर बनाते हैं। ये आपके पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाते हैं। ये कंपोनेंट बनाता है उस इंडस्ट्री के लिए, और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ओईएम के कंपैरिजन में कभी भी वैल्यूएशन नहीं मिलती। ये इटालियन कंपनी की इंडियन एंटिटी है जो ओएफएस के तहत पैसे जुटा रही है। मेरे ख्याल से महंगी होने के कारण इसका रिस्पांस पूरा अच्छा नहीं मिला है। शायद यही हालत रहेगी इशू बंद होते होते। आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं निवेशक को ये भी चिंता है कि अगर मैं हर इशू में पैसा डालता हूं तो मेरे पास पैसे की कमी भी हो जाती है। तो पैसे की कमी तो हो सकती है, बात तो सही बोल रहे हो आप। 18% के आसपास का सब्सक्रिप्शन का नंबर यहाँ पर सोफार देखने को मिला है। इसके अलावा दूसरा नाम जरा चर्चा में ज़्यादा है, तो उस पर मैं शरद सर की भी राय लूंगा। सेनोरस फार्मा, तो जरा पहले श्योर सेनोरस फार्मा कुछ नंबर्स आप रखिए जरा हमारे सामने। जी बिल्कुल, सेनोरस फार्मा में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 9 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल का सब्सक्रिप्शन 27 गुना के आसपास चल रहा है। ग्रे मार्केट में भी 55% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। जैसे नाम से पता चलता है फार्मा कंपनी है, और फार्मा कंपनी में एंटी फंगल और साथ में जो है एंटीबायोटिक्स बनाने के काफ़ी सारे 55 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री के लिए देखा जिस तरह से यूएस में डेवलपमेंट हो रहे हैं बायोसिक्योर एक्ट को लेकर, जहां से जो है इंडिया की डिमांड ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और चाइना से कम होगी, तो ये भी एक पूरा इंडस्ट्री टेलविंड जो है इसको मिलते हुए नजर आ रहा है। उस सब में देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अरुण सर, पहले तो आपकी राय सेनोरस फार्मा पे क्या किया जाए? बढ़िया नंबर है यहाँ तो। देखिए, नंबर बढ़िया है। फार्मा में एक दिलचस्पी पूरी की पूरी है। कंपनी नई है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। थोड़ा सा साइज ऑफ जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें मुझे थोड़ी चिंता लगती है, क्योंकि साइज बहुत छोटी है। उसके हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैप एट इशू प्राइस अगर आप ले और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस को ले तो रेवेन्यू टू सेल्स बहुत ज्यादा है। तो लिस्टिंग के बाद में इसमें थोड़ी आपको तकलीफ आ सकती है प्राइस मेंटेन करने के लिए, लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो अवश्य कीजिए। शेयर मिलते हैं तो लिस्टिंग करके निकल जाइए। शरद सर, आपका क्या व्यू है इसमें? अभी आप चर्चा कर भी रहे थे सेनोरस फार्मा की, सो ये कैसा दिख रहा है आपको? जी, तो देखिए फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है कंपनी के। ये दूसरी बात है, अगर आप रेवेन्यू देखें तो 50% वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पैट 280% का ग्रोथ है। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, अच्छी कंपनीज के साथ काम है। एल्केम है, लेनेट है, जुबिलेंट है, सन फार्मा, बड़ा बड़ी कंपनी डॉक्टर रेड्डी वगैरह के साथ काम है। सीडीएमओ सेगमेंट में भी यूएस, कनाडा, यूके में फैसिलिटी है कंपनी, उसमें भी काम कर रही है। ये इसलिए बात है कि इतनी अच्छी रिजल्ट के बाद अगर आप फाइनेंशियल 25 के रनिंग्स को देखिए तो पोस्ट आईपीओ फुली डायलूटेड पेड अप इक्विटी करीब 37 के आसपास कहा जाता है, और फाइनेंशियल 24 के अर्निंग के हिसाब से पी करीब 55 के आसपास कहा जाता है। दोनों एग्रेसिवली प्राइस है, तो हो सकता है कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले बाजार से, लेकिन लिस्टिंग के बाद मुझे लगता है कि शेयर के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है सुमित जी, तो मुझे लगता है लिस्टिंग के बाद एक बार अच्छा मूव इसके अंदर पॉसिबल है। लिस्टिंग के बाद अच्छे मूव की उम्मीद आप लगाइए। वैसे भी बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन नंबर सो फार देखने को मिल रहा है, प्लस ग्रे मार्केट भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी ऑलमोस्ट सब्सक्राइब है, ये भी क्या डिटेल है श्योर इसकी? जी, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी ये जो है होटल के कारोबार में है। मैरियट, हिल्टन जैसे होटल्स इनके पास हैं, और साथ में इंडिया साथ मालदीव्स भी कारोबार में कंपनी है। तो अगर आप न्यू ईयर में वेकेशन में जा रहे हैं
तो आईपीओ के साथ वहाँ पे घूमने को भी देख सकते हैं इनके साथ। लेकिन इसकी एक कंसर्न ये है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, रेवेन्यूज बढ़े हैं लेकिन फ्लक्चुएट हुआ है। FY22 में 146 करोड़ का लॉस, FY23 में 15 करोड़ का प्रॉफिट, फिर FY24 में 66 करोड़ का लॉस। लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह सब्सक्राइब होने वाला है, पर क्योंकि लॉस मेकिंग है और ऐसा टफ मार्केट चल रहा है इतने ऑप्शंस के बीच में, तो कंपनी को केवल 4% के आसपास का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। क्या करना चाहिए अरुण सर? वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में ऑलमोस्ट सब्सक्राइब तो हो ही गया है। शौर्य थोड़ा सा कंपनी को समझ नहीं पाया है। शौर्य, मैं तुम्हारे लिए कुछ आसान कर देता हूं। ये कंपनी दो हिस्से में बटी हुई है। एक तो है स्टैंड अलोन वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, जिसके 3 प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इसने एक सिस्टर कंसर्न से 8 प्रॉपर्टी और एक जिसे कहते हैं कमर्शियल एरिया लिया है और इस कंपनी में अमेलगमेट किया है। ये जो 8 होटल, जिसमें मालदीव्स की भी होटल है और भी होटल प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो कमर्शियल स्पेस है, अगर इसका आप कुल लेखा जोखा देखें तो यहाँ पर लॉस मेकिंग है। कंपनी की रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई वेरिएशन नहीं है। रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड नंबर में ये लॉस आता है। जहां तक मालदीव्स की प्रॉपर्टी का सवाल है, उसमें सेकेंड हाफ में कंपनी को प्रॉफिट आता है और लगभग आप समझिए 2/3 रेवेन्यू पूरे साल का सेकेंड हाफ में आता है। प्रॉफिट भी उसी तरीके से आता है। तो ये जो कंपनी है, अगर आप इसको मिला जुला देख कर कंपनी समझें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोगों को कहीं ना कहीं कंपनी समझ में नहीं आई है। मुझे लगता है इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद ध्यान रखना चाहिए, और अगर ये शेयर आपको इश्यू प्राइस के आसपास या उसके नीचे लिस्टिंग पर मिलता है तो इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है, क्योंकि ये आने वाले तिमाही के नतीजे इन्हें देने पड़ेंगे लिस्टिंग होने के 21 दिन बाद। तो शरद सर, आप क्या पिकअप कर पा रहे हो यहाँ पे? जी बिल्कुल। तो जैसे देखिए केजरीवाल जी ने बोला, बिल्कुल सही बात है। देखिए, या तो कंपनी खुद से ऑपरेट कर रही है, फ्रेंचाइज दे रही है, मैरियट, हिल्टन, मिनोर वगैरह इसको प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, और एलीट के लिए, एलीट क्लास के लिए प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप मालदीव्स की भी होटल देखें तो बहुत ही एलीट है। जो बुराका स्वीट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लग्जरी होटल स्वीट्स में आता है वर्ल्ड में, जो उसके पास आता है। तो मुझे लगता है कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहती है। अभी जो पुणे में GW मैरियट है, प्राइम प्रॉपर्टी, उसका भी एक्विजिशन इनका ड्यू है। जो पैसा आएगा, चूंकि जो है इनिशियल इशू है, तो मुझे लगता है जो पैसा आएगा उससे एक्विजिशन होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आने वाले समय में एक बहुत अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। अगर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू देखें कंपनी का, जैसा कंपनी ने प्रोजेक्ट किया अपना, अगर आप SDP देखें तो 3rd हाईएस्ट रेवेन्यू आता है इन द इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24, सेकंड हाईएस्ट आता है फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा ये जरूर है कि 10.6% ऑफ द अगर पोस्ट IPO पे अगर पेड अप इक्विटी कैपिटल देखें तो वो वहां पर कंस्टिट्यूट होता है। नेट प्रोसीड से करीब 1400 करोड़ रुपए रिपेमेंट सर्टेन बोरिंग्स के लिए कंपनी यूज करेगी, और स्टेप डाउन सब्सिडी के लिए ये थोड़ा सा एक डैम्पनर है कि अगर कहीं ना कहीं लिवरेजिंग को कम करने के लिए पैसा इस्तेमाल होता है तो उसको बाजार बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है तो बाजार उसको थोड़ा ज्यादा पसंद करता है। लेकिन मुझे लगता है कंपनी बिल्कुल, या लिस्टिंग गेन ना मिले वो चीज है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आप अगर होटल इंडस्ट्री को देखें अदरवाइज, तो मुझे लगता है बिल्कुल कंपनी का आने वाले समय में 1-2 रिजल्ट अच्छे रहते हैं। अगर अभी तो लॉस मेकिंग है बिल्कुल, तो अगर 1-2 रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बड़ा मूव इसके अंदर पॉसिबल है। चलिए, ये तो रहे वो IPOs इनका आज दूसरा दिन था। आज कुछ 5 IPOs का रादर आज आखिरी दिन भी है। सो एक करने की बजाय आप शौर्य एक साथ चारों को जरा कवर करिए। जी बिल्कुल। पहला है ट्रांसलेट लाइटिंग, जिसमें देखें तो 27 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। उसमें GMP मिल रहा है 41% के आसपास। फिर दूसरा है डैम कैपिटल। डैम कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 27 गुना जो है सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। फिर तीसरा है ममता मशीनरी। ममता मशीनरी की बात करें तो यहाँ पे 100 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और उसके बाद आता है कॉन्कॉर्ड।
कॉन्कॉर्ड में देखें तो यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर भी 4 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। इनफैक्ट गला तो सूखेगा ही श्योर है, इतने सारे आईपीओ पढ़ेंगे तो गला तो बैठना लाजमी है। अरुण सर, इन पे आपसे हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं, जिसमें ट्रांस रेल, डैम कैपिटल, ममता मशीनरी, कॉनकॉर्ड, क्या करना चाहिए इन चारों में संक्षेप में? संक्षेप में ऐसा है, अगर आपने इनमें अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छा, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो लिस्टिंग के बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से शेयर में आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। लेकिन जो नेगेटिव या पॉजिटिव है वो बता देता हूं। जहां तक कॉन्कॉर्ड एनवायरो है, उसमें ऐसा लगता है कि पब्लिक को ये कंपनी समझ में नहीं आई है। इसके जो रेवेन्यूज है वो स्टेबल नहीं है। वाटर मैनेजमेंट की एक कंपनी है, इसके अंदर में वेरिएबिलिटी काफी आ रही है। जहां तक ममता मशीनरी का सवाल है, ये एक एसएमई इश्यू जो मेन बोर्ड पे आई है, ऐसा इसका माहौल या वातावरण बन चुका है। 100 टाइम सब्सक्राइब, बहुत ही छोटी इश्यू है, 200 करोड़ के नीचे की साइज है, प्लास्टिक इंडस्ट्री की मशीनरी बनाती है। मुझे लगता है जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कहाँ जाकर सस्टेन करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट थोड़ा सा इस टाइप का रिस्पॉन्स देखकर रिस्क और डर लगने लगता है कंपनी में। आखिरी कंपनी मेरे ख्याल से आपकी आती है ट्रांस रेल। पूरे लॉट में मेरे को सबसे अच्छी ये कंपनी लगती है। और अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। शेयर नहीं लगते तो लिस्टिंग डे पर भी इस शेयर में ध्यान रखना चाहिए। तो चारों शेयरों का लेखा जोखा आपके सामने रख दिया। शरद सर, आपसे भी संक्षेप में चारों शेयरों पर आपकी राय, क्या करना चाहिए, किसी एक या दो में? जो केजरीवाल जी ने बोला बिल्कुल सेकंड करता हूँ। ममता को ऑफिस है, अवॉइड कर दीजिए। बाकी दोनों कंपनियां अच्छी नहीं है। ट्रांसलेट को ध्यान दीजिए, 40 साल पुरानी कंपनी है। ईपीसी प्रोडक्ट 34,000 करोड़ के आसपास, 34,000 सर्किट किलोमीटर्स का कंडक्ट कर चुकी है। आप देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी मोनोपोल्स में काम करती है। मोनोपोल्स बेसिकली आप देखिए, पहले यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में कॉन्सेप्ट चलता था, अब इंडिया में भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो जो लेटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसको जो है हटाया है मोनोपोल्स ने। तो उसको आप बड़े बड़े पोल्स आपको लगते हुए दिखाई देते हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका अपना एडवांटेज होता है, स्पेस, स्पीड ऑफ इरेक्शन, शॉर्ट टाइम डिलीवरी होती है। अगर आप कंपनी को भी देखें, 83% रेवेन्यू पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। बेहतरीन 10,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो बिल्कुल आप मान करके चलिए, मुझे बहुत पसंद है कंपनी। मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर काम होगा। फाइनेंशियल ईयर 25 की अर्निंग को अगर पोस्ट आईपीओ में देखा जाए तो फुली डाइल्यूटेड पेड अप इक्विटी कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो आस्किंग प्राइस करीब 28 का है। फाइनेंशियल ईयर 24 के अर्निंग्स के हिसाब से पी करीब 24 के आसपास का है। रीजनेबली प्राइस्ड है, बढ़िया है, लिस्टिंग भी अच्छी होगी, आगे भी चलता हुआ दिखाई देगा। तो ट्रांस रेल सबको पसंद है और उनको आप जरूर देखिएगा। शरद सर से तो मैं बातचीत करूंगा ही, लेकिन अरुण सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप जुड़े और आपने राय रखी इतने सारे आईपीओस के ऊपर। आपसे लिस्टिंग के बाद हम अलग से भी बातचीत करेंगे ही, और इस साल के आखिरी हफ्ते में तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे ही, तब तो हम आपसे चर्चा करेंगे ही। सो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।